हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। अभी हम अगेन कंटिन्यू करेंगे पीरियोडिक टेबल में ही। और पीरियोडिक टेबल में अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है वो थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पर ये सिर्फ इस तरह से जैसे नामकरण से पहले बच्चों का नाम रख दिया जाता है ना, वैसा ही उस तरह से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है यहाँ पर एलिमेंट्स का। और उसके बाद हम करेंगे आपका जो आता है शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं क्योंकि इन इफेक्ट्स का यूज आगे आने वाले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, आपके पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। अब आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर है यूजुअली हम उन एलिमेंट्स के लिए रखते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो। ठीक है ना, 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो उन एलिमेंट्स के लिए हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रखेंगे। ये जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है ये ईच नंबर के रूट से डिराइव किया जाता है। ईच नंबर के जो भी आपके पास एटॉमिक नंबर है उसका जो ईच एंड एवरी नंबर है उसके रूट से डिराइव किया जाता है। मतलब क्या है, आप अगर रूट देखेंगे तो रूट की वैल्यूज हमने डिफाइन करी है। आपके पास 0 है, इसका रूट हमने लिखा है निल। हमारे पास 1 है, इसका लिखा है अन। 2 है, इसका लिखा है डाई। 3 ट्राई। 4 क्वाड। 5th पेंट। 6th हेक्स। 7th सेप्ट। ठीक है, ऐसे ही 8th आ जाता है आपके पास ऑक्ट, और 9th आ जाता है आपके पास ENN। ठीक है, तो दीज आर द रूट्स ऑफ दीज नंबर्स, एंड इन रूट्स के बेसिस पे हम किसी भी एलिमेंट का नेमिंग करेंगे हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 100। फॉर एग्जांपल आपको एक एटॉमिक नंबर दे दिया गया 111। ठीक है, ये आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है और ये बोला गया है कि इसका नेमिंग करिए। तो नेमिंग पहला नंबर क्या है 1, तो इसका रूट क्या है निल, तो हम क्या लिख अन, तो उसको क्या लिख देंगे हम अन। सेकंड नंबर भी क्या है 1, तो उसका भी क्या आ जाएगा अन। और थर्ड नंबर भी क्या है 1, तो उसका भी क्या आ जाएगा अन। और आखिरी में सफिक्स में हम जोड़ देते हैं IUM। सफिक्स में क्या जोड़ देते हैं हम IUM, इसका नाम क्या हो जाएगा अन 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 EM। ठीक है ना, ये 111 एलिमेंट जिसका भी एटॉमिक नंबर एलिमेंट का होगा उसका नेम ये पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और एग्जाम्पल देखें और मैं लिखूं 1 2 3, ये लिखो। ठीक है, तो 1 2 3 फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा अन, सेकंड वाला क्या हो जाएगा डाई, और थर्ड क्या हो जाएगा ट्राई, आखिरी में लिख दूंगा EM। तो आखिरी में क्या होगा अन डाई ट्राई EM। ठीक है ना, इस तरह से आप नेमिंग करते हैं कोई भी एटॉमिक नंबर जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 100 से ज्यादा है तो इस तरह से आप नेमिंग करते हैं जहां पर आप एवरी नंबर का आप रूट लेते हैं। तो दीज आर द रूट्स। ठीक है, दीज आर द रूट्स, इनके बेसिस पे। और सफिक्स में आप लगा देते हैं, सफिक्स में क्या लगाते हैं हम, सफिक्स में आप लगा देते हैं IUM। सफिक्स में आप लगा देते हैं IUM, और इस तरह से आपका नेम मिल जाता है। ठीक है, दीज आर नॉट द ऑफिशियल नेम्स। ठीक है, ये उस तरह से है, मैंने आपको पहले ही बोला ये उस तरह से है जैसे नामकरण से पहले बच्चे का चुन्नू मुन्नू नाम रख दिया जाता है, उस तरह से ये नाम है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑफिशियल नेम्स दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑफिशियल नेम जैसे आपके पास सोडियम पोटेशियम, ये ऑफिशियल नेम्स हैं। बट उससे पहले अगर आप उनका नेमिंग करना है तो जब तक आप उसका एक्चुअल नेम नहीं करते तो आप इस तरह से उन एलिमेंट्स को जानते हैं इन नेम्स के थ्रू। बात समझ आती है? ठीक है, और स्पेसिफिकली याद रखिएगा ये 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर के लिए है, उससे कम एटॉमिक नंबर के लिए ये नेमिंग नहीं। ठीक है, ये तो बात होगी बेटा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ना, हमारे पास 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 4 कौन कौन सी है? पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है, तो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रोएफिनिटी। ये मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं 4। ठीक है, और ये चारों जो प्रॉपर्टीज है मेरे पास, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज दीज आर डिपेंडेंट अपॉन 2 इफेक्ट्स। 2 इफेक्ट्स पे डिपेंड करती है चारों प्रॉपर्टीज, 2 इफेक्ट्स पे डिपेंडेंट होती है चारों प्रॉपर्टीज।
इसमें पहला इफेक्ट है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट है मेरे पास जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो दो इफेक्ट्स है मेरे पास, शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव, और इन दोनों प्रॉपर्टीज पे या इन दोनों इफेक्ट्स पे ये चारों प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइन करती हैं। तो अगर मेरे को ये समझ आ गया तो मेरे को ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं शील्डिंग इफेक्ट से। तो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है एक्चुअली? देखो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। हमारे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे पास शेल्स है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे पास क्या है? शेल्स, ठीक है। इनमें से एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इनसाइड पे भी अदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। इनसाइड पे भी अदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को देखिए, हम यह इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इनसाइड वाले न्यूक्लियस का एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इस इलेक्ट्रॉन पे इनसाइड, हर इलेक्ट्रॉन पे इनसाइड वाले न्यूक्लियस का क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स। अब ये अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा। लेकिन यहीं पर एक रिपल्शन फोर्स लगता है इनसाइड वाले इलेक्ट्रॉन से। तो इनसाइड वाला इलेक्ट्रॉन जब आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फोर्स दिखाए, इनसाइड वाला इलेक्ट्रॉन जब आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फोर्स दिखाए, उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं शील्डिंग। उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? शील्डिंग। जब इनसाइड वाला इलेक्ट्रॉन आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या दिखाए? रिपल्शन, उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? शील्डिंग इफेक्ट। कैसे सोचेंगे इसको? इस तरह सोचिए कि आपके पापा आपको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन आपकी मम्मी आपको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है? आपको आपके पापा से बचा रही है। डांट, आपने कुछ उल्टे काम किए, उसी तरीके से यहां पर ये हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ जाने से रोक रहा है। न्यूक्लियस की तरफ से क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? उसको शील्ड कर रहा है। शील्ड कैसे कर रहा है? उसको रिपेल करके, उसको दूर भेज के, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया कि आपको जो इनसाइड वाला इलेक्ट्रॉन है वो आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रिपल्शन। रिपल्शन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि दोनों में सेम चार्जेस हैं। दोनों में कैसे चार्जेस हैं? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, सिमिलर चार्जेस रिपेल। तो उसी तरह से यहां पर इनसाइड वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा और न्यूक्लियस को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जो रिपल्शन वाला इफेक्ट है, उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। सो you can say in this way that the inside electron, when it repels the outside of the electron, so when inside electron repels the outside electron, that effect is known as shielding effect. When an inside electron repels outside electron, that effect is known as shielding effect. कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, उस इफेक्ट को हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम? शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहा है उस आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ जाने से, ठीक है। ये बात समझ आती है? चलिए, शील्डिंग इफेक्ट आपको समझ आया। अब इसी में आती है बात जेड इफेक्टिव की। किसकी बात आती है? जेड इफेक्टिव की। अब जेड इफेक्टिव क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसी में बात आती है जेड इफेक्टिव की। अब जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव को समझने के लिए हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को मैं अपनी तरफ पुल कर रहा हूं 12 न्यूटन से, फोर्स लग रही है, ठीक है। और एक पुशिंग फोर्स इसमें लग रही है 6 न्यूटन की। एक पुशिंग फोर्स लग रही है इसमें 6 न्यूटन की। तो एक 12 न्यूटन की पुलिंग फोर्स है मेरी तरफ और एक 6 न्यूटन की पुशिंग फोर्स है दूसरी तरफ। तो जो ओवरऑल इफेक्ट होगा ब्लॉक का वो किस साइड होगा? जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो मेरी तरफ ही होगा। जो मूवमेंट होगा ब्लॉक का मेरी तरफ होगा, लेकिन कितने फोर्स से? कितनी फोर्स से? वो होगा 6 न्यूटन वाली फोर्स से। तो किस फोर्स से होगा? 6 न्यूटन वाली फोर्स से। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं बहुत सिंपल टर्म्स में कि एक पुलिंग इफेक्ट है, इस ब्लॉक को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं 6 न्यूटन से, और कोई और उसको पुश कर रहा है मेरे से अपोजिट डायरेक्शन में 6 न्यूटन से। तो जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो कितना होगा? 6 न्यूटन। ओवरऑल इफेक्ट कितना होगा? 6 न्यूटन। तो यही जेड इफेक्टिव है। बेसिकली जेड इफेक्टिव क्या है? इसको समझे। आपके पास
सेंटर ऑफ द एटम पे प्रोटॉन्स पड़े हैं। आपके पास सेंटर ऑफ द एटम्स पे क्या पड़े हैं? प्रोटॉन्स। कंसीडर कीजिए 10 प्रोटॉन्स, ठीक है। और ये 10 प्रोटॉन्स जो हैं वो आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। आउटसाइड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? पुल। तो इन्होंने तो पुल किया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन ने इसको रिपेल कर दिया, ठीक है। इन प्रोटॉन ने आउटसाइड इलेक्ट्रॉन को क्या किया? पुश, अपनी तरफ पुल किया। और इस इलेक्ट्रॉन ने, इनसाइड इलेक्ट्रॉन ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या किया? पुश किया। तो ओवरऑल इफेक्ट जो आएगा, जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो इस तरह से आएगा कि इलेक्ट्रॉन अंदर की साइड तो आएगा, लेकिन उस इफेक्टिवनेस से नहीं आएगा। वो इफेक्टिव पुल फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि एक पुशिंग फोर्स भी लग रही है, एक पुशिंग फोर्स भी लग रही है। लग रही है कि नहीं लग रही? कौन सी पुशिंग फोर्स? इनसाइड वाले इलेक्ट्रॉन की। इनसाइड वाले इलेक्ट्रॉन की एक पुश फोर्स, प्रोटॉन्स की पुल फोर्स, ओवरऑल इफेक्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस, ठीक है। सो बेसिकली जेड इफेक्टिव को जब हम लिखते हैं तो जेड इफेक्टिव को हम लिखते हैं जेड माइनस सिग्मा। क्या लिखते हैं? जेड माइनस सिग्मा। अब यहां पर जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? जेड रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। तो टोटल प्रोटॉन्स का जो पुल फोर्स होगा माइनस जो शील्डिंग इफेक्ट होगा, जो पुश फोर्स होगा, उसको जब आप ओवरऑल करोगे वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लग रही होगी। वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लग रही होगी। कैसे समझना था? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ब्लॉक है, ये एक तरफ जा रहा है तो इस पे 6 न्यूटन फोर्स लग रही है, उस तरफ पुश कर रहा हूं, अपनी तरफ पुश कर रहा हूं तो 12 न्यूटन फोर्स लग रही है। क्या ये मेरी तरफ 12 न्यूटन फोर्स आएगा? नहीं। एक्चुअल में इस पे इफेक्टिव फोर्स कितनी लग रही है? इसमें इफेक्टिव फोर्स लग रही है 6 न्यूटन टुवर्ड्स मी। इफेक्टिव फोर्स कितनी लग रही है? 6 न्यूटन टुवर्ड्स मी। तो वही इफेक्टिवनेस हम जेड इफेक्टिव की बात करते हैं कि जेड इफेक्टिव कम है जेड से। क्यों? क्योंकि जेड जो फोर्स लगा रहा है वो ओवरऑल प्रोटॉन्स की है, और उसमें हमें एक चीज और काउंट करनी है, वो क्या है? शील्डिंग कांस्टेंट, जो पुशिंग फोर्स है। शील्डिंग कांस्टेंट इज अ पुशिंग फोर्स, जेड इज अ पुलिंग फोर्स। ओवरऑल इफेक्ट क्या कहलाएगा? जेड इफेक्टिव। ओवरऑल इफेक्ट क्या कहलाएगा? जेड इफेक्टिव। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जेड इफेक्टिव क्या है। ओवरऑल प्रोटॉन्स में से जब आप शील्डिंग कांस्टेंट को हटा दें, ओवरऑल प्रोटॉन्स में से जब आप शील्डिंग कांस्टेंट को हटा दें तो उस इफेक्ट को हम बोलेंगे, उस इफेक्ट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जेड इफेक्टिव। उसको क्या बोलेंगे हम? जेड इफेक्टिव। ये हमारी ओवरऑल इफेक्टिव फोर्स लग रही है उस इलेक्ट्रॉन पे। बात समझ आती है? ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे? सिंपल तरीके से, इस तरह से आप ब्लॉक से भी समझ सकते हो और इसको इलेक्ट्रॉन से भी समझ सकते हो। कैसे? कि आपके पास इनसाइड पे एक इलेक्ट्रॉन है, आपके पास आउटसाइड पे एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस आउटसाइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इनसाइड वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है। ओवरऑल फोर्स क्या हो गई? ओवरऑल फोर्स क्या हुई? बेसिकली ओवरऑल फोर्स हुई ये पुलिंग फोर्स माइनस द पुशिंग फोर्स। ये इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल में पड़ रहा होगा। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? ठीक है। तो आपने शील्डिंग समझा। शील्डिंग क्या है? इनर इलेक्ट्रॉन्स जब आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल्शन दिखाते हैं, दैट इज शील्डिंग। और जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव वो इफेक्ट है ऑन एन इलेक्ट्रॉन जहां पर आप नंबर अट्रैक्शन माइनस द रिपल्शन, अट्रैक्शन माइनस द रिपल्शन। रिपल्शन कौन सा? शील्डिंग इफेक्ट वाला रिपल्शन। इसको आप करोगे तो वो एक्चुअल इफेक्ट उस इलेक्ट्रॉन पे पड़ रहा होगा, वो एक्चुअल इफेक्ट उस इलेक्ट्रॉन पे पड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब इससे आपको यह बात तो समझ आती है बेटा कि आपके पास दो फोर्सेस लग रही हैं, एक पुशिंग फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रही है और एक पुलिंग फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को खींच रही है। ठीक है, और इन्हीं के दो फोर्सेस के बेसिस पे आपकी सारी प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारी की सारी इन्हीं दो टॉपिक्स पे, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। लेकिन हमें जेड इफेक्टिव भी तो निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि जेड इफेक्टिव कैसे निकलता है। ठीक है ना, तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए एक साइंटिस्ट थे स्लेटर, उन्होंने एक रूल दिया, दैट इज नोन एज स्लेटर्स रूल। क्या बोला गया है? स्लेटर्स रूल। ठीक है, अब ये जो स्लेटर रूल था ये एग्जैक्ट रूल नहीं है, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलेंगी इसमें, पर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी जेड इफेक्टिव की कि इतना जेड इफेक्टिव इसमें लग रहा होगा। ठीक है, तो इट इज एन अप्रोक्सीमेशन, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, राइट। तो स्लेटर रूल क्या कहता है ये देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्लेटर रूल कहता है कि आप जब भी आपको जेड इफेक्टिव निकालना है, स्लेटर रूल से क्या निकालते हैं हम? जेड इफेक्टिव, है ना। तो जब भी आपको जेड इफेक्टिव निकालना है तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, पहली चीज आपको क्या करना है? राइट द
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखना है आपको? ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए, सबसे बेसिक फंडा। ठीक है, पहली चीज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सेकेंड थिंग, आप अरेंज करिए उनको, अरेंज देम इनटू nth ऑर्डर। nth ऑर्डर में इंक्रीज करिए, अरेंज करिए। nth ऑर्डर का मतलब क्या है? आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n के वैल्यूज में आप उसको अरेंज करेंगे। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n की वैल्यूज में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे उनको, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में आप उनको अरेंज करेंगे। अब यहां से डिफरेंशिएट हो जाता है। यहां से क्या डिफरेंशिएट हो जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन s और p में है, इफ इलेक्ट्रॉन इज the electron is in s or orbital or p orbital, or if the electron is in s in d or f orbital। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन s और p ऑर्बिटल में है या फिर d और f, d और f का सिमिलर तरीके से देखा जाएगा, s और p का सिमिलर तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, अब कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, उसके बाद उसको आगे करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर करो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ली है 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ली है। ठीक है ना, इस तरह से। और मैं चाह रहा हूं कि आप s, ये जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी मेरे को शील्डिंग बताएं, शील्डिंग एंड जेड इफेक्टिव बताएं। ठीक है, क्या बताएं? शील्डिंग एंड जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसमें अरेंज करने की कोशिश करता हूं। कैसे अरेंज करूंगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में लगा दिया मैंने। ठीक है, अब s वालों को पेयर, s और p वालों को पेयर कर दो जो सेम n के साथ है। ठीक है, ठीक है, मैंने s और p वालों को पेयर कर दिया जो सेम n के साथ है। राइट, इसमें भी अरेंज कर देते हैं एक बार हम, और इसमें बोल दिया कि वो d इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं d इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ठीक है, अब पहले हम इसकी बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो मैंने पहले क्या लिखा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे को बोला गया कि मैं 4s2 में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शील्डिंग और स्क्रीनिंग करूं। 4s2 में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्क्रीनिंग या शील्डिंग करूं, है ना। ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया? पहले उसको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ nth वैल्यूज में। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ nth वैल्यूज में उसको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब उनको ब्रैकेट बना दिया, ग्रुपिंग्स बना दी। ग्रुपिंग्स किससे बना दी? जो सेम n वैल्यूज के साथ हैं, s और p वाले, उनको एक साथ रखा। जैसे 1s, अब 1s में 1p तो होता नहीं, तो मैंने 1s एक साथ रख दिया। 2s 2p एक साथ रख दिया। 3s 3p एक साथ रख दिया। 3d अलग, ठीक है, 3d अलग हो गया, 4s अलग हो गया। तो 4s के साथ 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो रखने की जरूरत नहीं। वैसे ही इसमें आप कर सकते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। 4s2 इलेक्ट्रॉन्स का मेरे को शील्डिंग और जेड इफेक्टिव निकालना है। अब क्या होगा कि जो भी आपने टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें मान लीजिए आपको एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, आपको 4s इलेक्ट्रॉन चेक करना है कि 4s में जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसका शील्डिंग या जेड इफेक्टिव कितना होगा। ठीक है, तो जो भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिस भी ग्रुप का पार्ट है, जिस भी ब्रैकेट का पार्ट है, उसके हमारे हिसाब से राइट हैंड साइड पे, हमारे हिसाब से जब हम उसको देख रहे हैं, तो उसके राइट हैंड साइड पे जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको आप निगलेक्ट कर दोगे। ठीक है, उसके राइट हैंड साइड पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको क्या कर दोगे? निगलेक्ट। मतलब मेरे हिसाब से, मैं इस तरह से कहूं मेरे राइट हैंड साइड पे जितने भी, अगर मैं इस तरह से बोलूं तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी, ठीक है ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या कर दोगे? निगलेक्ट। अब उस ब्लॉक में, ठीक है, जितने भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सेप्ट द टेस्ट इलेक्ट्रॉन, उस ब्लॉक में, उस ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सेप्ट द टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं? एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो शील्डिंग दिखाएगा 0.35 की, वो शील्डिंग दिखाएगा 0.35 की। ठीक है, वो शील्डिंग कितनी दिखाएगा? 0.35। मैं क्या कह रहा हूं कि एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर ऐसे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे, और अगर उसको फेस करते देखूंगा तो राइट हैंड साइड पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उनको निगलेक्ट कर दीजिए। और उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस ग्रुप में जिस ग्रुप में टेस्ट इलेक्ट्रॉन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ग्रुप in which the test electron is present,
उस ग्रुप में जो अदर इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उनकी शील्डिंग कितनी आएगी 0.35, उनकी शील्डिंग कितनी आएगी 0.35, ठीक है। तो उस ग्रुप की आ गई 0.35। उसके बाद n-1, अब देखिए इसमें n क्या है 4, तो n-1 क्या हो जाएगा 3, n-1 ये पूरा n-1, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी शील्डिंग होगी 0.85। n-1 की शील्डिंग कितनी होगी 0.85, तो n-1 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और उसके बाद जितने भी बाकी बचे उनकी वैल्यू होगी 1 इंटू जितने रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स है 10, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि the group in which the test electron is present, that will show shielding of 0.35. The group before or predecessor of the specific test electron group, right? मतलब अगर आपका ग्रुप 4th ग्रुप है या 4n वाला ग्रुप है, तो n-1 जो ग्रुप होगा, n-1 का जो ग्रुप होगा, n-1 का कौन सा ग्रुप है 3rd वाला, है ना। तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे they will show shielding of 0.85, they will show shielding of 0.85, वैल्यू रख दी, ठीक है। एंड n-1 के बाद जितने बाकी बचते हैं वो शो करेंगे शील्डिंग 1 की, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपको शील्डिंग कांस्टेंट मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, शील्डिंग वैल्यू हो जाएगी 25.65, तो आपको शील्डिंग कांस्टेंट कितना मिल गया 25.65, ठीक है। अब इस केस में आपको Z इफेक्टिव अगर निकालना है, आपको क्या निकालना है Z इफेक्टिव, तो Z कितना हो जाएगा, Z इफेक्टिव क्या होता है बेटा, Z इफेक्टिव होता है Z माइनस शील्डिंग, तो Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10 to 30 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो 30 माइनस 25.65 इक्वल्स टू 4.35, ये आपको क्या हो जाएगा Z इफेक्टिव। ये एक्चुअल फोर्स लग रहा है उसको, बस समझ आती है, तो Z इफेक्टिव कैसे निकलेगा, Z माइनस सिग्मा। Z आपको पता है कि इस ग्रुप ये जो हमने कंपाउंड लिया है या जो एलिमेंट लिया है उसका एटॉमिक नंबर कितना, तो एटॉमिक नंबर लिख दो, सिग्मा आपने निकाल दिया, बस माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इसको हम एक लाइन में लिख लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे थे। हम पहली चीज कहना चाह रहे थे कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन S में है, S और P में है, तो आपको क्या करना है, पहली चीज आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना है ना, अरेंज कर दिया आपने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n, फिर ग्रुप्स में डिवाइड करना है S और P एक साथ, D एक साथ। देन द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज द शील्डिंग शोन बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, शील्डिंग शोन बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन टेस्ट इलेक्ट्रॉन ग्रुप, the shielding shown by the electrons present in test electron group will be equal to 0.35, ठीक है। सेकेंड, shielding shown by n-1th group, will be equal to 0.85, and then last, and rest of them will show shielding of 1, rest of them will show shielding of 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज मिल गई। अब इस वैल्यूज को आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ईच पर इलेक्ट्रॉन है ना, पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनको आप अगर इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको शील्डिंग कांस्टेंट मिल जाएगा, ओवरऑल शील्डिंग कांस्टेंट। और जब आपको शील्डिंग कांस्टेंट मिल गया तो आपको Z से माइनस करना, आपको क्या मिल जाएगा Z इफेक्टिव, क्या मिल जाएगा आपको Z इफेक्टिव। चलो ये बात हो गई आपकी S की, कि S और P में अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब आप बात करते हैं हम कि अगर मेरे पास D में इलेक्ट्रॉन है तो मैं D में कैसे निकालूंगा। अगर मेरे पास किसमें इलेक्ट्रॉन है, D में इलेक्ट्रॉन है, तो मैं D में कैसे निकालूंगा, है ना। तो अब इसको दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो आपने पहला वाला काम करा, ठीक है, आपने वो लिख लिया, nth इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा और आपको D वाले का निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें जो D है उसका निकालना है। देखो आपने कैसे, पहले तो अरेंज कर दो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
इफ डी और एफ, ठीक है ना। और किसका निकालना है आपको, 3d10 में जो इलेक्ट्रॉन है, 3d10 में एक इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का आपको निकालना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन में अरेंज करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ठीक है। ये वगैरह इनको ग्रुपिंग्स में आते हैं, अगेन सेम एन वैल्यूज की ग्रुपिंग्स, ठीक है। अगेन वही, जिस ग्रुप में टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, या मैं बोलूं अगर मैं इस तरफ फेस करूं तो राइट हैंड साइड, अगर मैं आपकी तरफ फेस करूं तो लेफ्ट हैंड साइड, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आप निग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। उनको आप क्या कर दोगे, निग्लेक्ट, ठीक है। अब जो ग्रुप है, जो भी ग्रुप मिल रहा है आपको, 3d10 आपको मिला है, 3d10 में आपको इलेक्ट्रॉन बताना है, तो उस स्पेसिफिक ग्रुप में, जिस ग्रुप में टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस स्पेसिफिक ग्रुप में जिस ग्रुप में टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिस ग्रुप में क्या है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, उस ग्रुप में, उस ग्रुप की शील्डिंग होगी पर इलेक्ट्रॉन 0.35, उस ग्रुप की शील्डिंग होगी पर इलेक्ट्रॉन 0.35। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे इसमें बेटा, टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 9, तो 9 कर दो। टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा कितने बचे, 9, तो 9 आप कर दीजिए। तो ये होगी आपकी उस स्पेसिफिक ग्रुप में टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी शील्डिंग दिखाएंगे, और जो रेस्ट हैं, बाकी जितने भी हैं, ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो शो करेंगे 1 शील्डिंग, कितनी शो करेंगे पर इलेक्ट्रॉन, वो शो करेंगे 1 शील्डिंग पर इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लाई कर दो आप 1 into 18 से, मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर हो जाएगा 18 प्लस 3.15 विच इज इक्वल टू 21.15, ठीक है। तो आपकी शील्डिंग आ गई, आ गई आपकी शील्डिंग। मैंने क्या बोला, मैंने what I'm trying to say here is that I'm trying to say that the group in which the test electron is present, that will show shielding of 0.35, the group in which test electron is present. And how will you identify the group? The enclosed bracket will show you a specific group. The enclosed bracket will show you a specific group. So the group in which the test electron is present, rest of the other electrons in that group will show a shielding of 0.35, will show a shielding of 0.35, and rest all the electrons on the right hand side of that group, on the right hand side of that group, or you can say if you are looking towards the board, on the left hand side of that group. So if you are looking towards the board, on the left hand side, but if you are looking towards, if it is me facing towards you, then on the right hand side, right? So all the electrons will show a shielding of 1 per electron, will show a shielding of 1 per electron. So 1 into 18. So overall effect will be 21.15, and therefore Z effective will be equal to Z minus sigma, and Z here is, what is Z here? 30 minus 21.15, which is equal to 8.85, which is equal to 8. So this will be the Z effective of the 3D electrons present in this group. This will be the Z effective of 3D electrons present in this. Okay. So this is how you will calculate Z effective through Slater's rule. This is how you calculate Z effective through Slater's rule. Simple as it is. The D one is more simpler because in this you just need to calculate the electrons in the group, in the test electron group. And if you can find out the number of electrons in the test electron group, you need to multiply it by 0.35, and rest all of them will be multiplied by 1 because they will show a shielding of 1 per electron. Okay, so this is how you can do it you can do it differently for D and F, and for S and P that will be different. For both the groups, finding out Z effective or shielding will be in different ways. The process is different, the values are different, right? So this is how Slater calculated the shielding effect and shielding constant and the Z effective. Shielding constant and the Z effective. ठीक है, ये बात होगी बेटा Z इफेक्टिव और शील्डिंग कांस्टेंट की, और इस तरह से आप Z इफेक्टिव और शील्डिंग कांस्टेंट को वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। बट हमारे लिए वैल्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत रेयरली ही पूछा जाता है, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ एन अप्रोक्सीमेशन एंड नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, राइट? बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जरूरी है कि Z इफेक्टिव क्या होता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है। शील्डिंग इफेक्ट इज सिंपल, व्हेन एन इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल्स द आउटर इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट.
or and Z effective is the overall contribution of the protons, the overall pulling power, or what I can say is the final pulling power that is calculated from when number total protons minus the shielding effect. Okay, so this is how you can calculate Z effective. Okay, now when I talk about shielding constant or screening effect, how will I calculate for S, P, D, F? You have these orbitals and you need to find out which one will show more shielding than the other. So इसको देखने के लिए आप बहुत सिंपल चीज देख सकते हो. क्या देखना है कि इसमें उनकी देखो एक चीज तो डेफिनेट है कि यहां पर n की वैल्यू शुड रिमेन सेम, n शुड बी कांस्टेंट. अगर आपने n को चेंज किया तो फिर वैल्यूज भी चेंज होंगी, तो आपको सिर्फ n की वैल्यू को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. ठीक है. Now when you saw their structures or the sizes of these orbitals, you saw that this is larger in size. The f orbitals are larger in size. These are more widespread, right? And the s orbital is smaller in size and it is more contracted in shape, right? तो अगर आप इनको देखोगे s, p, d, f को, तो s का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, और f का साइज काफी बड़ा है. तो अगर f का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. सिंपल सी चीज है कि अगर आप इस तरह से देखें, एक बकेट है और एक बकेट में आपने 1 लीटर पानी डाला, ठीक है, और वहीं पर एक बड़ी सा टब ले लिया और उसमें आपने 1 लीटर पानी डाला, तो कहां पर वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा? कहां पर आपको लगेगा कि आप जैसे डालोगे आपको वाटर मिल जाएगा? इस वाले पार्ट में वाटर ज्यादा है, इस वाले पार्ट में वाटर कम है. वही चीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ है कि अगर आपने स्मॉलर साइज ले लिया, ठीक है, अगर आपने ऑर्बिटल का स्मॉलर साइज ले लिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी, और अगर आपने लार्जर साइज ले लिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या दिखेगी? कम. वही चीज f के साथ हो रही है. अगर n को कांस्टेंट रखता हूं, अगर मैं n को कांस्टेंट रखता हूं तो f आर लार्जर इन साइज, मोर वाइड स्प्रेड, ट्रिपल डबल शेप, एंड s इज स्मॉलर इन साइज, स्फेरिकल शेप. तो s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और f की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. अगर s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो उसका रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन पावर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा. s का रिपल्शन पावर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ज्यादा. जब मैं रिपल्शन की बात करता हूं तो s सबसे ज्यादा रिपल्शन दिखाएगा अगर n कांस्टेंट है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका शील्डिंग कांस्टेंट भी ज्यादा होगा? क्या मैं बोल सकता हूं इसका शील्डिंग कांस्टेंट भी ज्यादा होगा कि s फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ n विल शो मोर शील्डिंग देन f. सिंपल कॉन्सेप्ट. क्यों? क्योंकि आपको बस ये देखना है कि साइज किसका ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल्स में एक ही पड़ा रहता है ना. इसमें भी 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, इसमें भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े. लेकिन डिफरेंस कहां पर आया? f का साइज इज लार्ज, ठीक है, वाइड स्प्रेड है बहुत ज्यादा, ठीक है, और उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? कम. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम. रिपल्शन कम हो गया तो शील्डिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कम. लेकिन अगर s का देखो तो s का साइज क्या है? स्मॉल. और अगर s का साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो शील्डिंग ज्यादा. ठीक है. तो जब हम शील्डिंग पावर की बात करते हैं या शील्डिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो s का सबसे ज्यादा होगा, f का सबसे कम होगा, assuming that n should be constant. Assuming that n should be constant. अगर आपने n वैरी किया तो फिर आपका शील्डिंग कांस्टेंट भी वैरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन n, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उन सब चीजों पे. तो आपको एक चीज को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, n को. जब आप n को कांस्टेंट मानते हो तो s सबसे ज्यादा, f सबसे कम, क्योंकि f का साइज बड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, s का साइज छोटा है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. एंड दिस इज हाउ you can say s has more shielding constant than f, and also you can find out the shielding constant of different electrons. ठीक है. तो ये आज का पार्ट हो गया बेटा, जिसमें हमने पढ़ा शील्डिंग कांस्टेंट के बारे में, Z इफेक्टिव के बारे में, और एक IUPAC नोमेनक्लेचर का छोटा सा पार्ट किया. ठीक है. और यहां पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है. विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू फॉर लिसनिंग.